बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। तो नाज़रीन, बिलाखिर नैब और मरियम नवाज़ के दरमियान जारी आसाब शिकन मुकाबले का ड्रॉप सीन हो गया है। अपोजिशन जमातों का दबाव काम कर गया है। नैब ने कोरोना की आड़ में मरियम नवाज़ की पेशी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। इस हवाले से नैब का एलामिया भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की सूरत हाल की वजह से मरियम नवाज़ की पेशी मुलतवी की गई है। नई तारीख का ऐलान बाद में मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। नैब के इस ऐलान के बाद मरियम नवाज़ का भी फौरी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर सख्त लहजा हुए नैब और हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। मरियम नवाज़ का कहना था कि अब वो नैब के लिए आसान शिकार नहीं बनेंगी। नैब के पीछे असल चेहरा इमरान खान का है। मैं अब नैब के लिए नर्म आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था वो हो चुका और जुल्म की एक हद होती है, तो अब जुल्म के मिटने के दिन आ गए हैं। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि चेहरा नैब का दागदार होता है, लेकिन नैब के पीछे जो असल चेहरा है वो इमरान खान का और उसकी जाली हुकूमत का है। इल्ज़ामात लगाए वज़ीर आज़म के ऊपर मरियम नवाज़ ने, लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि मरियम की नैब पेशी पर कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। रूल ऑफ लॉ को हर सूरत बरकरार रखना होगा। इदारे बुलाएं तो जुलूस लेकर जाना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म के बयान से पहले वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतिसाब शहजाद अकबर ने भी मरियम नवाज़ के ऐलान पर तनकीद की थी। लाहौर में कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मरियम नवाज़ की जानिब से नैब को धमकियाँ दी जा रही हैं। ये माफिया और मुजरिमों का पुराना तरीक़ा है। कोई इदारा सवाल उठाए तो हमला कर दो। इनके ख़ानदान की तारीख़ इदारों पर हमले से भरी पड़ी है। माफियाज का और मुजरिमों का बड़ा पुराना रवैया रहा है कि जब भी किसी इदारे की तरफ से कोई सवाल उठाया जाएगा तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा। ख़ानदान की हिस्ट्री भरी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला किया गया, कौमी सलामती के इदारों के ऊपर हमला किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग इनके ऊपर चार्जेस हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस करने के लिए इनको बुलाया है। पहले भी बुलाया गया था तो 600 लोगों का जत्था लेके इन्होंने हमला कर दिया था। लेकिन हुकूमत की तमाम तर सपोर्ट के बावजूद नैब ने मरियम नवाज़ की पेशी को मुलतवी कर दिया है। आज नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि मरियम नवाज़ का कारकुनान के साथ पेशी पर आना नैब तहकीकात में रुकावट डालने के बराबर है, इसलिए अदालत इन्हें मजमे के साथ नैब में पेश होने से रोके। जिसके जवाब में अदालत ने कहा, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अमन व अमान को यकीनी बनाए। आप ये मामला अदालत क्यों लेकर आए हैं? रियासत कहाँ है? अदालत को इस सियासी काम में क्यों लाया जा रहा है? दलाइल सुनने के बाद अदालत ने नैब की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। मरियम नवाज़ की नैब तलबी के बाद से अपोजिशन जमातों और ख़ास तौर से नून लीग की तरफ से सख्त किए जा रहे थे। मरियम नवाज़ की जानिब से कहा जा रहा था कि वो कारकुनान के साथ काफ़िले की शक्ल में नैब के दफ्तर में पेश होंगी। इस हवाले से पार्टी रहनुमाओं को हिदायत भी जारी की जा चुकी थी। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी इंशाल्लाह, लेकिन ये बात याद रखना, खातिर जमा कर रखो। 26 को लॉन्ग मार्च तो नहीं है लेकिन जो तुम्हारी जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे इंशाल्लाह। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं बल्कि PDM की दूसरी बड़ी जमातें जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ऐलानात किए जा चुके थे कि उनके कारकुनान भी मरियम नवाज़ के साथ नैब जाएंगे। कल मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ हमारे कारकुन भी जाएंगे, हम भी जाएंगे और हम कोई जंग करने नहीं जा रहे, हम कोई नैब पे हमला आवर होने नहीं जा रहे, बल्कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और ये हमारा हक है। 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो PDM के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे, हमारी अपनी पार्टी के कारकुन मौजूद होंगे और PDM की क़यादत भी शाना बशाना होंगी। तो नैब एलामिया जो भी कहे, नैब के पीछे हटने की असल वजह मुस्लिम लीग नून और JUIF और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ही नज़र आ रहा है, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल तो गुज़िश्ता कई दिनों से ख़राब थी। नाजरीन, NCOC ने 3 दिन पहले से पाबंदियों का ऐलान कर रखा है और सबसे अहम ये कि आज दोपहर तक नैब मरियम नवाज़ की पेशी पर बज़िद थी, जिसका सबूत आज लाहौर हाई कोर्ट में नैब की दरख्वास्त है, जिसमें कहा गया था कि मरियम नवाज़ को नैब पेशी पर अकेला आने का पाबंद बनाया जाए। लेकिन
अदालत से नाकामी और अपोजिशन के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र नैब को मजबूरन मरियम नवाज की पेशी का फैसला गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए टालना पड़ गया। इस सूरत हाल पर मजीद बात कर साथ मौजूद हैं नून लीग की रहनुमा उज़मा बुखारी साहिबा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि मरियम नवाज की पेशी के इल्तवा को आप अपने दबाव का नतीजा समझती हैं या वाकई ये फैसला कोरोना सूरत हाल की वजह से लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। कोरोना की सूरत हाल तो हमने वजीर आजम का जो कोविड पॉजिटिव है और वो आज फिजिकल मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने तस्वीर जारी करके पूरी कौम को एक इस्लाह की है कि कोविड जो है पॉजिटिव होने के बाद भी आप जो है वो अपने साथियों को आगे बैठा के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कोविड की तो ये बात है। इसमें असल बात यह है कि इनका मकसद मरियम नवाज को अरेस्ट करना था। पहला इनको मुंह की तब खानी पड़ी जब मरियम नवाज साहबा की कल लाहौर हाई कोर्ट ने बेल ले ली और उनको मना कर दिया नैब को कि वो इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके बाद ये फिर एक फरमाइशी जो है वो पिटीशन लेके गए आज और कहा कि जो है वो उनको उनके साथ लोगों को आने से रोके। उसमें भी अदालत ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है और आप एक सियासी रहनुमा को बुला रहे हैं, आप सियासी रहनुमाओं के बयानात को नोटिस ले रहे हैं, आप सियासत में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप जो है वो सियासी मुखालिफी जैसे ही ज्यादा बोलने लगते हैं वहां पर उनके पर उतरने के लिए जो है वो नैब आ जाती है। इसी केस के अंदर नैब पहले 42 डेज 42 दिन मरियम नवाज को अंडर अरेस्ट रख चुका है और उसके बाद दोबारा सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि मरियम नवाज को पहले तो ये था कि अरेस्ट कर लें, फिर अरेस्ट का जो जब वो नहीं हो सका तो फिर ये था कि कम से कम बुला के जो है वो डराया धमकाया जा सके ताकि खामोश रहे। तो जब ये दोनों काम नहीं हो सके तो उसके बाद पीछे भागने से और ये सुर्खी उठाने से जो है वो और कोई हल नहीं था। जब आप सियासी मामलात में मुदाखलत करेंगे, जब आप सियासत में इन्वॉल्व होंगे, फिर आपको सियासी जवाब भी दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा अज़मा साहिबा, अभी आपने जिक्र किया इमरान खान साहब का, आप कह रही हैं कि वो कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान का मीटिंग करना गलत और नैब के बाहर इतना बड़ा लोगों का जमे गफीर जमा करना सही है क्या? नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि इमरान खान साहब ने बता दिया है कि कोविड की सूरत हाल क्या है। पूरा मुल्क चल रहा है मेरे भाई। आप ये देखिए कि कहाँ आपको मुल्क में कहीं कोविड की सूरत हाल नजर आ रही है या ये हुकूमत कहाँ कोविड SOP पे अमल कराने में पहले भी कामयाब कभी हुई थी या अब हो रही है। सारा मुल्क चल रहा है लेकिन सिर्फ जो है वो हम आपके सियासी मुखालिफिन जो है उनको हम जेलों में बंद करेंगे, उनके ऊपर हम बेतुके और भोंडे जो है वो इल्जामात लगाकर मीडिया ट्रायल करेंगे, फिर उनको नैब के अंदर बुलाएंगे और आप सब लोग चूहों की तरह घर बैठ जाएं। ऐसा नहीं होता। हमने 2.5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, 2.5 साल बर्दाश्त किया है मुस्लिम लीग ने और हमारा कौन सा मरकजी रहनुमा है जो जेल यात्रा और नैब यात्रा करके नहीं आया। हमने तमाम तर जो कानून और उसके सामने सरेंडर किया, लेकिन जब नैब खिलौना बन गया है खासतौर पे शहजाद अकबर का, शहजाद अकबर लाहौर आके बैठता है, यहाँ पर भी उसने ऐवान वज़ीर आला के अंदर एक सेल बनाया हुआ है, वहां बैठकर वो मरियम नवाज के खिलाफ खास तौर पर जो है वो प्लानिंग करता है, उनके खिलाफ केस तैयार करता है, उनके खिलाफ नोटिस तैयार करता है, फिर नैब को देता है कि ये आप जो है मरियम नवाज को बुला लें या फलाने को बुला लें। सो ऐसे नहीं होगा। अगर नैब एक सियासी जमात का करिंदा बनेगा, फिर सियासी बात का सियासी जवाब ये है कि आपको अगर आप समझते हैं कि लीडर्स को एक एक करके आप बुलाएंगे और बुलाकर आप उनको कैद कर देंगे और हम जो है वो चुप करके घर जाके बैठ जाएंगे। हम बैठे 2.5 साल हमने बहुत बर्दाश्त किया। नैब को बाकी हुकूमती मामलात नजर नहीं आ रहे ना, नैब को आटा चीनी चोरी नजर नहीं आ रही ना, मैं नैब के जो पिछले 7 साल पुराने KPK के मामलात हैं वो नजर नहीं आ रहे ना। तो फिर अगर नैब को ये नजर नहीं आ रहा तो फिर नैब की आंखें दुरुस्त करने के लिए, दिमाग दुरुस्त करने के लिए फिर हमारा ये एहतजाज का जो एक पुरअमन एहतजाज का, और बार में एक बात दोबारा ठीक है। अच्छा अज़मा बुखारी साहब, ये बताइएगा कि मरियम नवाज ने दोबारा कहा है कि वो नैब का आसान शिकार नहीं बनेंगी। क्या इस बात का ये मतलब लिया जाए कि नैब जब भी मरियम नवाज को बुलाएगी तो नून लीग की तरफ से इसी तरह से दबाव डाला जाएगा? कमाल है, आप फिर दबाव कह रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ और मैंने आपको पूरी डिटेल बताई कि हमारे हर लीडर को गिरफ्तार करके उसको नैब के कस्टडी में रखकर उसके ऊपर तोड़ने की तमाम तर कोशिशें की गई। चलिए मैं दबाव की जगह ये अल्फाज इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्या यही रविश इख्तियार की जाएगी, यही रवैया होगा कि लोगों को जमा किया जाएगा? जी हमने तय कर लिया है कि जितना हमने
नैब के इस इदारे को लाइफ देनी थी, उस तरह हमने कानून और आइन सिखाने की कोशिश करनी थी, हमने कर ली। अब उनको अगर समझ नहीं आ रहा, और देखिए मेरे प्यारे भाई, पिछली दफा भी मरियम नवाज की गाड़ी पे फायर हुआ था। भाई हमारे वर्कर्स को बेईमाना तशद्दुद कर करके उनको मार मार कर गाड़ियों में डाला गया था, मुझ सवेर जो है वो दहशतगर्दी का पर्चा हुआ। और उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था, मैं आप ही के टीवी चैनल के ऊपर जो है वो लाइव कॉल पे थी और मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। और अगर ये मामला होंगे, मतलब 2.5-2 किलोमीटर दूर था नैब का दफ्तर, वहां पर उड़ के गए पत्थर, मतलब कमाल है, पत्थरों की रेंज देखें आप, जो उड़ते हुए 1.5 किलोमीटर का फासला तय करके गए। और जो पुलिस वाले ये सब माजी का हिस्सा बन चुका है उज़्मा बुखारी साहिबा, ये सब रिपोर्ट भी हो चुका है। अज़मा साहिबा मुझे ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि हाँ हम यही तरीका इख्तियार करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके इस तरीक़ा कार से, आपके इस रवैये से हर कोई ऐसे ही करने लगा? अगर आम आदमी के पास भी अफरादी क़ुव्वत हो और जब उसको नैब बुलाएगी तो क्या उसे भी अपने साथ मजमा लेकर जाने का ऐलान करना चाहिए? फिर देखिए, जबर के सामने डट जाना जो है उसको जिहाद कहते हैं मेरे भाई, और हमने बहुत जबर वन साइडेड बर्दाश्त कर लिया। हमने 2.5 साल में हमने देख लिया कि अगर नैब वाकई आजाद और खुद मुख्तार अदारा होता, कहीं नजर आता, कहीं पर वो हुकूमत को भी देख रहा होता, कहीं पर वो सियासी लेकिन आप रवैये की बात कर रही हैं ना अज़मा साहिबा, कल को यही रवैया अगर अदालती मामलात में भी नजर आने लगेगा, जिसको अदालत बुलाएगी वो ऐलान कर दे कि मैं तो अदालत में मजमा लेकर ही जाऊंगा, तो क्या ये रवैया दुरुस्त होगा हमारे लिए? सवाल यही है भाई। आपको देखिए, आप ये रवैया बार बार कह रहे हैं, और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि रवैये की बात नहीं है, एहतजाज की बात है। हम एहतजाज करना चाहते हैं कि वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी नहीं चलेगी। हम एहतजाज करना चाहते हैं कि हमारे सियासी जो लीडर्स हैं उनकी जबान बंदी अब नहीं चलेगी। इन्होंने यही, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की, इसी केस के अंदर 42 दिन रखा था ना, फिर उस वक्त तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं की? पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि अदालतों के अंदर भाई हम आज तक सरेंडर करते आ रहे हैं ना, हमें सारी सजाएं अदालतों से मिली ना, अदालतों में हमने सजाएं काट ली ना, और काट रहे हैं आज तक भी। लेकिन ये बात आप इमरान खान साहब से पूछे ना, जो पार्लियामेंट में पीटीवी पे इश्तिहारी होने के बाद आज प्राइम मिनिस्टर है, वो हमें आइन और कानून सिखा रहे हैं। और वो इमरान खान की वो क्लिप तो आपने उनको याद नहीं है, जब वो पुलिस स्टेशन पे हमला करके अपने वर्कर्स को छुड़वा के लाए थे, जब धरने के दिन चल रहे थे, पुलिस स्टेशन पे हमला किया था इमरान खान ने अपने वर्कर्स को छुड़ाने के लिए। हमने क्या किया है मुझे बताइए? हम एक एहतजाज कर रहे हैं, उस एहतजाज में भी आपको ये रवैया है, तो भाई फिर आप कह लीजिए। हमारा रवैया बिल्कुल सही है कि हमने अब जो जबर है उसको खामोशी से बर्दाश्त नहीं करना। जबर के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे, इस नैब को, इस हुकूमत को पूरी दुनिया के सामने। आप ये कह रही हैं, चले मैं रवैये से हट जाता हूँ, आप ये कह रही हैं कि आपका तरीक़ा कार दुरुस्त है। चलें, आप जो समझती हैं वो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ है, आपका राइट है। मुझे ये बताइए अज़मा साहिबा, चाहे नैब पर सुप्रीम कोर्ट तनकीद कर चुकी है या सियासी जमातें तनकीद कर रही हैं, लेकिन ये तो भी तो हकीकत है ना कि नैब एक आइनी इदारा है, और जब तक ये कानून साजी के जरिए ख़त्म नहीं होगा, इसका एहतराम हम सब के ऊपर लाजिम है। तो क्या नैब के अहकामात को ना मानने का फैसला असल में आइन से टकराव नहीं समझा जाना चाहिए? कहाँ किया हमने नैब के फैसले का एहतराम नहीं किया? उसने बुलाया, मरियम साहिबा जा रही थी, लेकिन उनके बुलाने के साथ हम अपने इज़हारे यकजहती के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए जाना चाहते हैं कि ये बार बार जो नैब तमाशा कर रहा है हमारी लीडर्स को बुलाकर, बार बार जो चीजें, जो क़याम पाकिस्तान के वक्त की चीजें एक फैमिली की और उसकी निकाल के लाई जा रही हैं। इमरान खान साहब से जो है उनके ज़राए आमदन पूछे नहीं जा रहे, आटा चीनी चोरों वालों को पूछा नहीं जा रहा। तो हम एहतजाज भी ना करें भाई, एहतजाज करना हमारा हक है और हमारा आईनी हक है। राइट टू असेंबली है, हमें दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने, हम उसको पुरअमन तौर पर एक्सरसाइज करना चाहते हैं। और हुकूमत हमेशा, पिछली दफा भी हालात हुकूमत ने खराब किए थे, जब इन्होंने मर्चों वाला पानी फेंका, जब इन्होंने लाठी चार्ज किया लोगों के ऊपर, वहां से हालात खराब हुए। और अब भी हमने बार बार आज भी रिक्वेस्ट की थी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी आप पुरअमन रहिए, हम गारंटी देते हैं कि एक पत्ता भी नहीं टूटेगा। मुझे आप ये बताइए, 2.5 साल से आखिर हम जा रहे हैं ना, अदालतों में भी, नैब में भी, कहाँ पत्ता टूटा? ठीक है उज़्मा बुखारी साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। आप कह रही हैं कि हम यही तरीक़ा कार इख्तियार करेंगे जब भी हमें नैब बुलाएगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो IMF की कड़ी शराइत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
तो नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत बैनुल-अक़वामी इदारों के रहमो करम पर है। एक तरफ IMF है जो कर्ज़े भी देता है लेकिन साथ ही अपनी शराइत भी आयद करता है और हुकूमत को उसकी शराइत मानना भी पड़ती हैं। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसके कहने पर FBR ने रियल इस्टेट एजेंट से जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। हालांकि हुकूमत जो तामीराती पैकेज लाई थी उसमें प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए ज़राए आमदन ज़ाहिर करने से इस्तिस्ना दिया गया था। इसी तरह IMF के 50 करोड़ डॉलर के लिए भी पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा कड़ी शराइत मानना पड़ी हैं, जिसका नतीजा लाजमी महंगाई की सूरत निकलेगा। माहिरीन मईशत और सनत व तिजारत से वाबस्ता अफराद इन शराइत पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। BBC ने अपनी रिपोर्ट में माहिरीन मईशत की राय शामिल की है, जिनके मुताबिक IMF शराइत पर अमल दरामद से पाकिस्तानी मईशत शदीद मुतासिर होगी। सबसे पहले IMF ने कहा है कि बिजली महंगी करें। इसके लिए हुकूमत ऐसे मंसूबे की मंजूरी दे चुकी है जिससे बिजली की फ़ी यूनिट कीमत तकरीबन 6 रुपये बढ़ाई जाएगी और साथ ही 1 यूनिट पर 1.5 रुपये सरचार्ज भी लगाया जाएगा। यानी बिजली का हर यूनिट तकरीबन 7.5 रुपये महंगा होने जा रहा है। IMF ने यह भी कहा है कि बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाए जाएं, बिजली और तेल की रेगुलेटरी अथॉरिटियों में इस्लाहात की जाएं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में मुजवज़ा तरमीम बहुत ही खौफनाक है नाजरीन। अब हुकूमत बिजली चोरी समेत दीगर नुकसानात सारिफीन पर मुंतकिल कर पाएगी। अब तक तो ये तरीक़ाकार है कि नेपरा टैरिफ बढ़ाने के लिए अपनी तजावीज़ हुकूमत मंजूर करे तो ही कीमत बढ़ाई जाती है, लेकिन तरमीम के बाद अगर हुकूमत ने नेपरा की तजावीज़ 1 माह तक नोटिफाई ना की तो इसका तजवीज़ करदा टैरिफ अस खुद ही नाफिजुल अमल हो जाएगा। ऊपर से गैस कंपनीज़ ने भी गैस की कीमत में 220% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया है। तो IMF ने यह शर्त भी आयद की थी कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाया जाए। इसके लिए भी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस का रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा इसे हुकूमत की गलती करार दे रहे हैं। और IMF की अगली शर्त यह है कि हुकूमत की मिल्कियत में जो इदारे हैं उनका खसारा ख़त्म किया जाए। इसके लिए हुकूमत ने एक नई हिकमत अमली मुतारिफ़ कराई है, जिसके तहत सरकारी कारोबारी इदारे सरकार के मातहत तो होंगे, लेकिन इनमें सरकारी मुदाखलत ख़त्म कर दी जाएगी। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन इस हिकमत अमली को भी गलती करार दे रहे हैं। और IMF की ये शर्त भी है कि सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएँ, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएँ, इजाफी टैक्स वसूल किया जाए। ये शर्त मानते हुए हुकूमत 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने जा रही है। जब ये छूट ख़त्म की जाएगी तो जाहिर है कि 140 अरब रुपए आवाम की जेब से ही निकाले जाएंगे। इसके लिए हुकूमत ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाना चाहती है। जब तक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नहीं आता हम ये टैक्स इवेजन रोक नहीं सकते, और क्योंकि हम इतने बड़े बड़े लोगों की जो टैक्स इवेजन है वो नहीं रोक सकते, पावरफुल सेक्टर्स की, उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, जिससे महंगाई होती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं, और वो इवेंचुअली अवाम को पैसा देना पड़ता है महंगाई के जरिए। तो हुकूमत IMF के मुतालबात पूरे कर रही है, जिससे बिजली और तेल की कीमतों का तयन हुकूमत के इख्तियार से निकल जाएगा। बिजली और तेल महंगे हुए तो इसका असर हर चीज़ पर पड़ेगा, जिसका मतलब है महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। लेकिन मज़ीद तशवीश की बात यह है कि कर्ज़ लेने का ये सिलसिला कहीं रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा और मुल्क की मुआशी मुश्किलात मज़ीद बढ़ने के खदशात पैदा हो गए। तो IMF से कर्ज़ और इस कर्ज़ के लिए कड़ी शराइत की मंजूरी से मज़ीद क्या असरात पड़ेंगे, पूछेंगे माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। IMF ने पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर की तीसरी किस्त मंजूर की है। ये मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त है डॉक्टर साहब या फिर मनफी? देखिए, हम एज ए नेशन वी बोरो विद प्राइड एंड प्लेजर। तो जो कौम मांगती हो खुश होकर और तालियां बजाकर, उस कौम का अल्लाह ही हाफिज है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि IMF ने $500 मिलियन दिए हैं, देखिए ये 4 रिव्यू के बाद 500 मिले हैं, हालांकि 2 बिलियन मिलने चाहिए थे। अच्छा, 2 बिलियन के बजाय 500 मिलियन पे हमें तनख्वाह दिया गया है और हम उसी में खुश हैं कि IMF ने हमें कुछ दे दिया है जी। तो ये बिल्कुल जो भी पैसा आ जाए बेहतरी है। बजट सपोर्ट के लिए ये देंगे या बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के देंगे, हमारा रिजर्व भी इतना हिसाब से बढ़ जाएगा जी। तो हमारे एक्सचेंज रेट को बकौल गवर्नर स्टेट बैंक के कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो उस लिहाज से तो अच्छा है, जो पैसा आ जाए अच्छा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, IMF की शराइत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि उनसे पाकिस्तानी मईशत मुतासिर होगी, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं डॉक्टर साहब? 2000% दुरुस्त है। IMF के प्रोग्राम के जितने शराइत होते हैं जी, वो इसलिए नहीं होते हैं कि मुल्क की मईशत को, उस मुल्क की मईशत को बेहतर किया जाए, बल्कि उस मुल्क की मईशत को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो परपिचुअल तरीके से वो IMF के शिकंजे में रहे और इससे निकलने ना पाए। सही। और आप देख रहे हैं कि ये 22वां प्रोग्राम है हमारा, और इंशाअल्लाह जिस तरीके से हम जा रहे हैं 23वें प्रोग्राम से भी आप ही के साथ में डिस्कस करूंगा सितंबर 2022 में। चलें डॉक्टर साहब, हम जो डिस्कस करेंगे वो 23वां प्रोग्राम होगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तार भी बनाया जा रहा है, इसका असर स्टेट बैंक के कौन कौन से फैसलों पर पड़ेगा सर? इसका स्टेट बैंक के फैसले पर तो नहीं पड़ेगा। स्टेट बैंक और उसका गवर्नर विल बी द मेजर बेनिफिशियरी। जो लूजर होंगे वो पाकिस्तानी कौम होंगी, और पाकिस्तान की हुकूमत होगी, पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे, पाकिस्तान की काबीना होगी, पाकिस्तान के गरीब अवाम होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खुद मुख्तारी के बाद स्टेट बैंक का गवर्नर IMF का नुमाइंदा बनकर रह जाएगा और वफाकी हुकूमत मफलूज हो जाएगी। इस खदशे में कितनी हकीकत है डॉक्टर साहब? 2000%। हम इस अमेंडमेंट के बाद गवर्नर स्टेट बैंक को फाइनेंशियल वाइसराय ऑफ पाकिस्तान बना रहे हैं। जिस तरीके से बरतानिया के जमाने में लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह होते थे वासराय, तो इसी तरीके से लॉर्ड रजा बाकर भी होंगे डॉक्टर माउंटबेटन की जगह पे। तो ये हम अपने हाथ से कर रहे हैं और ये हुकूमत खुद कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, नेपरा एक्ट में तरमीम के बाद बिजली की फ़ी यूनिट लागत में तकरीबन 7 रुपए तक इजाफा हो जाएगा। इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ जाएगी, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को क्या नुकसान होगा, और इसके साथ साथ एक आम आदमी किस तरह मुतासिर होगा, महंगाई में कितना इजाफा होगा इससे? भाई देखो, टैक्स मुराद भी खत्म की जा रही है। रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू डोंट हैव टू बी एन इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड कि जब इस किस्म के चीजों की कीमतें आप बढ़ाएंगे तो उससे क्या पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। मैं तमाम पाकिस्तानियों को, खासकर वजीर आजम और उनके काबीना के लोगों को अपील करता हूं कि अपने सीने पे हाथ रखें और कहें कि हाँ, जिस तरीके से हम कीमतें बढ़ा रहे हैं बिजली और गैस की, इससे पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। मैं देखता हूं कहें वो जरा। ये तो कॉमन सेंस है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं अपने इंडस्ट्रीज की। हाउ कैन आवर इंडस्ट्री बी कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट? हम एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएंगे? ठीक। अच्छा, FATF के तहत जो हम इक़दामात उठा रहे हैं, क्या वो उठाने ज़रूरी थे या उनके बगैर भी गुजारा हो सकता था? जैसे अब फैसला ये किया जा रहा है कि रियल इस्टेट डीलर्स एजेंट से जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। इससे पहले इमरान खान तामीराती पैकेज भी लाए थे जिसमें ज़राए आमदन जाहिर करने से इस्तिस्ना दिया गया था, आपको याद होगा, और उस पैकेज के बाद हमें याद है कि बहुत ज़्यादा तामीराती सरगर्मियाँ शुरू हुई थी। तो क्या FATF की शराइत पर अमल करने से दोबारा तामीराती सरगर्मियों पर असर पड़ेगा डॉक्टर साहब? आप सब पाकिस्तानियों को अब तो बहुत पता चल गया होगा कि हाइब्रिड वॉर क्या चीज होती है। तो ये FATF इज येट अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइब्रिड वॉर। मैं ये पूछना चाहूंगा उन लोगों से कि जो इस किस्म के इक़दाम कर रहे हैं, क्या बताएं कि हमारे पड़ोस में जो ममालिक हैं जो IMF के ग्रे लिस्ट में, ये FATF के ग्रे लिस्ट में नहीं है, क्या वहां पर ये लॉ चल रहा है? तो देखें, ये जब किसी मुल्क को दबाना हो तो इस किस्म के काम करने पड़ते हैं आपको। तो FATF से पाकिस्तान को दबाया जा रहा है और FATF से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से व्हाइट में उसी वक्त आएगा जब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि हाँ, अब पाकिस्तान माशाअल्लाह ठीक काम कर रहा है, तो उस वक्त निकलेगा। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। हैविंग सेड दिस, हमने बहुत सारे अच्छे इक़दाम किए हैं अंडर FATF में, जिससे जो हमारे अपने मफाद में थे और जिससे हमारे बैंकारी के निज़ाम में बेहतरी आई है।
जरा हुंडी हवाला के सिस्टम में भी थोड़ी सी कमी आई है। इससे हमारे यहाँ जो रेमिटेंस है उसमें इजाफा भी हुआ है, तो इसमें ये बेहतरी साइड है उसकी। लेकिन हम उसको बहुत ज्यादा एक तरीके से वो कर रहे हैं, चोक कर रहे हैं अपनी मुल्क की मईशत को। ये जिस रियल एस्टेट का आपने जिक्र किया है, जी जी, ये बहुत ज्यादा इक़दाम हम कर रहे हैं, इससे फायदा नहीं होगा, नुकसान ही हो सकता है। IMF की कड़ी शराइत और इस पर पाकिस्तानी मईशत पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, डॉक्टर अशफाक हसन हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें वक्त देने के लिए। और आज यौम तासीस के मौके पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची में पावर शो का मुजाहरा किया। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे सेनेटर फैसल सब्जवारी से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। MQM हुकूमत के इत्तेहाद का हिस्सा तो है, लेकिन फिर वही कर रही है जो उसकी तारीख रही है। बार बार पैंतरे बदल रही है, नाराज़गी का इजहार कर रही है, वफाक से इत्तेहाद ख़त्म करने की बात कर रही है। MQM के सीनियर रहनुमा आमिर खान ने वफाकी रवैये पर मायूसी का इजहार कर दिया है और कहा है कि वफाक के साथ इत्तेहाद के बारे में कोई फ़ैसला करने पर मजबूर हो सकते हैं। हमारी तरफ से तो तमाम वादे पूरे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो वादे वफा नहीं हो पा रहे। नाउमीदी बढ़ती जा रही है और अब वो वक्त आ गया है शायद कि जहां कोई फैसला कुन सूरत हाल बन जाए। और ये कोई पहली बार नहीं है कि MQM ने ये रवैया दिखाया हो। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए नामजदगी ना मिलने पर भी MQM ने कहा था कि वो अपने फैसले करने में आज़ाद होगी। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के मौके पर भी कहा था कि इत्तेहाद जारी रखना है या नहीं कुछ कह नहीं सकते। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में शामिल होने के बाद MQM कई बार शिकवे शिकायतें कर चुकी है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो वजारत से इस्तीफ़ा भी दे दिया था। से कम ये मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है कि मैं हुकूमत में बैठा रहा हूँ, वजारत में ना बैठने का आज हमने जो ऐलान करना था, हमें वो जवाब बता दीजिए कि हम हुकूमत में क्यों शामिल हैं, हम वहाँ क्या करें। हुकूमत में इसलिए शामिल हुए थे और शामिल हैं कि अपने लोगों के दुख और दर्द अरबाब इख्तियार तक पहुँचा सकें। तो जब भी MQM किसी हुकूमत के साथ इत्तेहादी बनी, वो इत्तेहाद उतार चढ़ाव का शिकार ही रहा। अब 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में कौमी असम्बली से 24 नशिस्तें लेने वाली MQM सिर्फ 6 नशिस्तें ही ले पाई और वो तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ इत्तेहाद में शामिल है। लेकिन हर कुछ माह बाद हस्बे मामूल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है और अलग होने का इंदिया देती रहती है। ऐसा क्यों है, जवाब लेंगे MQM के सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल साहब, ये बताइए कि MQM ने एक बार फिर हुकूमती रवैये पर मायूसी का इजहार कर दिया है। आमिर खान ने तो ये तक कह दिया है कि वो वफाक से इत्तेहाद पर कोई फैसला कर सकते हैं। इस मायूसी की वजह क्या है आखिर? देखिए, MQM पाकिस्तान ने जो भी इत्तेहाद किया है वफाकी हुकूमत से, वो लिखा हुआ है मुआहदा। उस मुआहदे की शर्तें हैं, उन पर अमल दरामद होना है। जब उसमें अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार होगा, हम ये नहीं कह रहे कि वफाकी हुकूमत की नीयत नहीं है, लेकिन बहरहाल 3 बरस होने को आ रहे हैं। अगर उस पर अमल दरामद बहुत सुस्त रवि से होगा तो हम अपने अवाम को, कारकुनान को जवाब दे हैं। इसीलिए हम बार बार जगाने की कोशिश करते रहते हैं वफाकी हुकूमत को कि आपकी भी कराची शहर से खासी नुमाइंदगी है, यहाँ के लोग सूबाई हुकूमत की तरफ से अदम तवज्जोही का शिकार हैं, तो उनको कम से कम वफाकी हुकूमत ही को उनके आंसू पोछे, और नहीं पोछे जाते हैं तो यकीनन फिर हम अपने कारकुनान में जाते हैं, वो हमसे सवालात उठाते हैं कि भाई आप वफाकी हुकूमत के साथ क्यों हैं। तो इन्हीं ख्यालात का इज़हार MQM की लीडरशिप ने भी। नुमाइंदगी कराची में है, गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ से सीटें हासिल की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन जो फैसला करने का इंदिया दिया जा रहा है फैसल साहब, क्या उसकी कोई टाइम लाइन या डेडलाइन भी दे सकते हैं आप? देखिए, टाइमलाइन या डेडलाइन देना हमारा मकसूद नहीं है। हमें इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस सियासी सफाराई का शिकार है, पोलराइजेशन है, उसमें हम किसी भी इंतहाई कदम पे जाने से पहले ये ज़रूर चाहते हैं कि जो हमारी मफाहमती याददाश्तों के नकात हैं शहरी सिंध के अवाम की फलाह के लिए, उन पर जिस तौर काम होना शुरू हो सके वो हो। और यकीनन अगर आखिरकार उसमें से कुछ भी काम नहीं हो पाया तो फिर हम टाइमलाइन भी देंगे और डेडलाइन भी देंगे।
करेंगे। अच्छा फैसल साहब, MQM ने जब से तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया है उस वक्त से शिकवे शिकायतें सामने आ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना एक गलत फैसला था MQM का? देखिए, पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली के नताइज आए, जैसे भी आए, MQM पाकिस्तान ने तो बहरहाल उन जमातों में शामिल थी कि जिन्होंने उस पर पहले रोज से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, लेकिन साथ ही साथ हम ये समझते हैं कि जो कौमी असम्बली की सूरत हाल थी, हमारे पास गुंजाइश भी किसी सियासी इत्तेहाद में जाने की बहुत कम थी। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध को जो 13 बरसों में हुकूमत होने के बावजूद महरूम रखा है वसाइल से, इख्तियारात से, हुकूक से, तरक्याती कामों से, तो उसी वजह से हमारे पास पीपल्स पार्टी के साथ जाने का ऑप्शन तो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और हमारी यही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा हुकूमत में आई है, वो बड़े वादे किए इमरान खान साहब ने, हमारी उम्मीद भी यही थी, ख्वाहिश भी यही थी कि वो उन वादों पर पूरा उतरेंगे, उस वादे को इरादा बनाएंगे। बदकिस्मती के साथ ऐसी सूरत हाल नहीं रही है, तो इत्तेहाद में जाना गलत फैसला नहीं था। उस इत्तेहाद से जो तवक्कुआत थी उनको गलत साबित नहीं होना चाहिए। क्या अच्छा सेनेटर साहब, ये भी बताइएगा कि MQM की ये तारीख रही है कि उसने जब जिसके साथ भी इत्तेहाद किया है उससे इख्तलाफात ज़रूर पैदा हुए हैं, तो खराबी इत्तेहादियों में है या फिर MQM में है? देखिए, अगर अवामी फलाह के लिए मुआहदे किए जाएं और उस पर जो देने वाला हाथ है, यानी हुकूमतों का, भले वो सूबाई हुकूमत में हम इत्तेहाद में जाएं, वफाकी हुकूमत में, अगर वो देने वाला हाथ कंजूसी करे या सुस्ती करे तो वो देने वाले हाथ की खामी है। आवाम की फलाह के लिए मंसूबे मांगना, आवाम की फलाह के लिए कवानीन मांगना, उन पर अमल दरामद मांगना, इन मुफाहिमत में, इस इत्तेहाद में, इन वादों में खामी नहीं है। तो वक्त आ गया है कि जो देने वाले, तो MQM और PTI का इत्तेहाद चल सकता है। तफसीली तबादला ख्याल कर रहे थे सेनेटर फैसल सब्ज़वारी हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें तो यकीन है कि पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। आज दुनिया को भी पता चल गया होगा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। सोनी धरती पर मैली नज़र डालने वाले दुश्मन के नापाक इरादे एक ही पल में खाक मिलाए जा सकते हैं। आज यौम पाकिस्तान की परेड में दिफाई साजो सामान की नुमाइश ही नहीं हुई, बल्कि पूरी दुनिया को एक पैगाम भी दिया गया कि वतन अजीज़ का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। आज इस्लामाबाद में अफवाज पाकिस्तान की परेड और अस्करी ताकत का भरपूर मुजाहरा हुआ, जिसमें बहरी, बर्री और फ़िज़ाई अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने परेड की नावीर की सदाएं बुलंद होती रहीं। पाक बहरिया के जवान, पाक फिजाओं के निगहबान का सर फखर से बुलंद किया। जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सुनीला ताशबीन कर रही हैं। पाकिस्तान की अस्करी ताकत के मुजाहरे से दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी हुई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फ़ौज है, जिसकी तादाद 6,54,000 है। यही नहीं बल्कि 2 माह पहले ग्लोबल फायर पावर की दर्जाबंदी में पाकिस्तानी फ़ौज को दुनिया की 10वीं ताकतवर तरीन फ़ौज भी करार दिया जा चुका है। पाक फ़ौज की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशत गर्दी के अंदरूनी नेटवर्क को 10 साल से भी कम अरसे में कुचल कर रख दिया। और यही चैलेंज शाम, लीबिया, यमन और इराक़ को भी दरपेश था, लेकिन ये तमाम ममालिक इन ख़तरात का मुकाबला करने में नाकाम रहे और खाना जंगी का शिकार हो गए हैं। हत्ता कि अमरीका जैसा ताकतवर तरीन मुल्क भी अफ़गानिस्तान में 17 साल में भी मुसल्लह ग्रोहों को शिकस्त नहीं दे पा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत है। आलमी इदारे सिपरी के मुताबिक पाकिस्तान के पास जौहरी बमों की तादाद 150 से 160 तक है। पाकिस्तान दुनिया के उन ताकतवर ममालिक में शामिल है जो 3rd और 4th जनरेशन के लड़ाका तैयारे, आबदोज़ें, जंगी बहरी जहाज़ और सेटेलाइट्स भी तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। इस हवाले से पाक चीन दोस्ती का सबूत और एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का शाहकार पाकिस्तान का अपना तैयार करदा JF-17 थंडर पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर चुका है। ये तैयारा 2 साल पहले फरवरी 2019 में दूबदू मुकाबले में भारत के 2 जंगी जहाज़ों को भी तबाह
तबाह कर चुका है। आज भी इस्लामाबाद की फिजाओं पर JF-17 थंडर की घन गरज गूंजती रही। Ladies and gentlemen, today the JF-17 Thunder is being flown by Wing Commander Mudassir Riaz. और नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के पास 98 JF थंडर मौजूद हैं, जबकि अमरीकी साख्ता जदीद तरीन F-16 की तादाद 45, 160 मेराज और मशाक तैयारों के साथ साथ 136 चीनी साख्ता F-7 लड़ाका तैयारे भी मौजूद हैं। पाक फिजाइया का F-16 ब्लॉक 52 JF-17 Thunder of number 16 Squadron, known as the Black Panthers, Mirage aircraft from number 27 Squadron, known as the Zara. और पाक फ़िज़ाइया दुनिया की 7वीं बड़ी फ़िज़ाई क़ुव्वत है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान के पास फ़ौजी तैयारों की तादाद 1400 के लगभग है। जंगी तैयारों में 786 लड़ाका और हमलावर तैयारे, 51 ट्रांसपोर्ट तैयारे और 500 तरबियती तैयारे हैं। इनके अलावा पाक फ़िज़ाइया के पास हेलीकॉप्टर्स की तादाद 300 से ज़ायद है, जिनमें MI-35 कोबरा गनशिप समेत 55 जदीद तरीन जंगी हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। फ्लाई पास में सबसे पहले अशदर शोला फिशां, फिजाओं में हैबत की जलगार, कोबरा फ्लाइंग टैंक, रॉकेट्स, डबल बैरल गन से लैस, MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन 25 एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। ये हेलीकॉप्टर्स अफवाज की तेज नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाक फ़िज़ाइया के पास बगैर पायलट के तैयार भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी इंजीनियरिंग का शाहकार बुर्राक ड्रोन 20,000 फुट की बुलंदी पर 8 घंटे परवास की सलाहियत रखता है और 8 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है, जबकि शॉपर ड्रोन फ़िज़ा में मुसलसल 7 घंटे तक 300 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार पर उड़ सकता है और आसानी से अपने हदफ को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान में तैयार होने वाले छोटे ड्रोन्स में स्काउट 1, स्काउट 2, उकाब और हुमा शामिल हैं। पाकिस्तानी साख्ता बगैर पायलट उड़ने वाला तैयारा शाहपर 2 टारगेट की मालूमात और दिन रात दुश्मन की नक्लो हरकत पर बारीक बीनी से नजर रखने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी मुसलसल बुलंदियों की तरफ गामजन है। बुर्राक क्रूज मिसाइल 350 किलोमीटर और बाबर मिसाइल 450 किलोमीटर तक एटमी हथियार समेत हर तरह के वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। शॉर्ट रेंज में नसर मिसाइल 70 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। शाहीन सिस्टम 600 किलोमीटर, जबकि शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम 2750 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह ने के बाद।